हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। अगेन आज हम अभिजीत चावड़ा जी के पास वापस आए हैं, सेम टॉपिक जिस पे हम शुरू में बात कर चुके हैं पहले, उससे रिलेटेड। R1A हैप्लो ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि मोस्टली नॉर्थ इंडियंस, मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियंस और स्लाविक लोग, रशियंस, ईस्टर्न यूरोपियंस और साउथ ईस्टर्न यूरोपियंस, जिसको कि क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया इस वक्त, जो रोमेनिया वगैरह ये जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त, मतलब बुल्गारिया, रोमेनिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इनका एक स्पेसिफिक नाम है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बाद में शेयर करूँगा। इन कंट्रीज़ के लोगों में काफ़ी बड़े अमाउंट में पाया जाता है और कॉमन चीज़ है, जिस वजह से कि आर्यन थ्योरी डिराइव हुई है कि एक कॉमन ओरिजिनल ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कि आर्यंस कहा जाता है उसमें से निकल के आए हैं और इनकी एंसेस्ट्री सेम है सब लोगों की। R1A हैप्लो ग्रुप जेनेटिक फॉर्म, जेनेटिक सेक्शन है जिसमें हम लोग आते हैं जनरली। एनीवेज, देख, और क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था ओरिजिनली। जो जनरली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्योरी है कि ये समवेयर इन द कॉकेसस वोल्गा रिवर के रीजन में हुआ था। ओरिजिनेट वहाँ से ये लोग आए हैं, या फिर स्टेप्स, सेंट्रल एशियन स्टेप्स, इस ये जो पूरा, ये वैसे एक ही एरिया है, सदर्न यूक्रेन या नॉर्थ कॉकेसस का जो एरिया है वहाँ से जॉर्जिया वगैरह, वहाँ से स्टार्ट करके वेस्टर्न कजाकिस्तान के बीच का जो ये एरिया है, यानी कि लेफ़्ट में आपके आ गया, ऊपर आ गया ब्लैक सी से नीचे कैस्पियन सी के नॉर्दर्न साइड पे और अराउंड, और इस तरफ अराल सी वगैरह तक। एनीवे, तो और जो इंडियन प्रोपोनेंट्स हैं बहुत सारे जो इसके अगेंस्ट अपनी थ्योरी देते हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, इसको आउट ऑफ इंडिया थ्योरी कहते हैं। और जो वेस्टर्न वाली थ्योरी है जहाँ उसको कहते हैं आर्यन इन्वेजन या फिर आर्यन माइग्रेशन, उसकी जो नई टर्म है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। So Yashwant asks, where did R1A originate? Various reports claim different places, including India, Iran, etc. Why is it now dominant point of view by AIT, good Scythians and other responsible for the gene flow, etc. Right. So for those of you who don't know, R1A is a genetic lineage. It's a patrilineal genetic lineage. It's called a haplogroup in genetic terminology. So it's a lineage that is passed on from father to son. It's a specific genetic mutation. And the genetic research shows that this lineage is at least... जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कहीं आग लग जाती है, कोई बीमार पड़े ये फायर की गाड़ी है मोस्ट लाइकली, कहीं ना कहीं आग ज़रूर लग जाती है। अरे यार, दुनिया में कितनी आग लगी हुई है, सॉरी अबाउट दैट, लेट इट पास और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। At least 15 to 20,000 years old, and there is a lot of controversy about where it has originated. And the reason for the controversy is this, that R1A is the world's most successful extended family. It's the most successful genetic lineage that is known to humankind. Its population today is probably more than 1 billion people. And there are two clusters, geographical clusters, where most of these people of this particular lineage live. One is the Indian subcontinent. Northern and Indian the other one is Eastern Europe and Northern Europe. So Poland, Germany, Ukraine, Russia, that area. So these are two clusters, geographical clusters, where you find the majority of the males who have this specific genetic lineage. Now the question, so therefore historians and geneticists, etc., have hypothesized that this particular genetic lineage is the one that is associated with the spread of Indo-European languages and culture. So in essence, the people who originally carried this lineage are the original Aryan invaders, and that the theory is नहीं, इनका कहना है वो आर्यन पिकनिक पे आए थे that these people invaded India about 2,500, about 3,000 years, 3,500 years before present, from
Eastern Europe and from Central Asia. So that is the prevailing consensus opinion among eminent historians right now. So there are a number of questions about it. First of all, there is no evidence of where this particular lineage has originated from. So every genetic lineage has a certain geographical origin. And how do we determine the origin? We find the region where there is the most genetic diversity within that lineage. So the question is, where do we find the most genetic diversity within the R1A lineage? And it is most likely to be India. So there is research being done right now within India by geneticists. Some research is being done. A lot of research is being done. Some papers will be published hopefully soon. And what is most likely going to happen, what is most likely going to emerge from this research is that India is the homeland of the R1A lineage, which would completely reverse the narrative that is currently prevailing, that the Aryans invaded India from the West. If R1A is the homeland, if India is the homeland of the R1A lineage, it would indicate that the expansion of R1A happened from within India outwards to the West. तो ये भी आई गेस आउट ऑफ इंडिया थ्योरी में ज़्यादा इनका विश्वास है, जैसा कि इनकी बात से कि कह रहे हैं कि दैट विल बी द मोस्ट लाइकली केस, और इसके पीछे इनका अपना खुद का एक क्या कह सकते हैं रैशनल है. इंडिया से बाहर जो इन्होंने लॉजिक बताया कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उस हैप्लो ग्रुप के विद इन दैट हैप्लो ग्रुप, उस जगह से ये माना जाएगा कि ये उस जगह पे ही ये वाला हैप्लो ग्रुप ओरिजिनेट हुआ था. और अगर इंडिया में है उसमें सबसे ज़्यादा, तब तो ये लाइक कॉजेशन के हिसाब से ही प्रूव हो जाएगा. अगर वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मोस्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फिगर आउट करना उस विद इन दैट हैप्लो ग्रुप, और वो फिगर आउट हो जाता है कि वो इंडिया में है, तो ऑफ कोर्स फिर तो कोई शक ही नहीं रह जाएगा इस बारे में. लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी कि इन्होंने एक पर्टिकुलर व्यू की तरफ झुकाव होते हुए भी ये बोला कि अभी फिगर आउट नहीं हुआ है, लेट इट टेक इट्स टाइम और लेट द रिजल्ट्स कम. तो या रिस्पेक्ट. Therefore, it would mean that there was an Aryan invasion, but from India into Europe. So that is why there is a controversy, because the consensus opinion is the reverse of that, and because the academic system, the academic environment, the academic milieu is very much Eurocentric as of now, because all the research, all the major funding and the major research institutes, genetic institutes, etc., are all in the West, and they are invested in protecting a certain worldview and a certain narrative. So that is the reason for this controversy, and they are funding many people in India, many journalists, many writers, and therefore there is this conflict that is going on right now between the proponents of one narrative and the proponents of another narrative. I am not interested in any narrative. I am interested in seeing what the research tells us. So most likely the research is going to show that R1A is Indian in origin. Now you asked a question about Scythians. Most Scythian skeletons that you find throughout Eurasia, most of the male Scythian skeletons have this R1A lineage. So it's clear that the Scythians were very much part of this expansion, whether it's out of India or whether out of Europe, we will soon find out. But yes, the Scythians definitely are very closely genetically, culturally and ethnically related to the Indian people. So okay. Yashwant asked, ये मुझे नहीं पता था कि जो स्केथियंस हैं वो R1A हैप्लो ग्रुप के अंदर आते हैं. ओके, ये बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप जिनको नहीं पता, स्केथियंस वो पीपल ग्रुप है जो कि एक ओके थोड़ा एक्साइटेड हो गया मैं. लेट्स मी स्टार्ट कि स्केथियंस है कौन. वैसे बेसिकली उनके बारे में क्या माना जाता है? स्केथियंस के बारे में बेसिकली ये माना जाता है कि वो नोमैडिक लोग थे जो कि ग्रास लैंड से आए थे, जो कि शायद ये इंडिकेट करता है कि वो मोस्ट लाइकली जो सेंट्रल एशियन स्टेप्स हैं यार क्या वहाँ से कहीं ना कहीं से आए होंगे. ठीक है, क्योंकि अभी तक उनके कल्चर के बारे में जो फिगर आउट हुआ है वो यही फिगर आउट हुआ है.
और वो लोग जिसे कहते हैं होर्ड्स होते थे उनके, बहुत बड़े बड़े, लड़ाई में बहुत अच्छे थे। उनमें जो फीमेल थी वो काफ़ी ज़्यादा, जो फीमेल का रोल होता था सोसाइटी में काफ़ी प्रोमिनेंट होता था। इनफैक्ट वॉर में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता था। और ऐसा कहा जाता है कि समवेयर प्रेजेंट डे कह लो आप, जो दागिस्तान है, जहाँ से अगर आप लोग यूएफसी देखते हो तो खबीब नुरमागोमेडोव जो प्लेयर है, दागिस्तान एक रिपब्लिक है रशिया के अंदर, नॉर्थ कॉकेसस में। कॉकेसस वो वाला रीजन है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, जो रशिया का एक हिस्सा नीचे को आया हुआ है, और नीचे अज़रबैजान, जॉर्जिया लेफ्ट में, आई मीन वेस्ट में, और साथ में बीच में अर्मीनिया, ये सब कॉकेसस है। तो अर्मीनिया, जॉर्जिया नहीं, अर्मीनिया जॉर्जिया नहीं, अर्मीनिया, अज़रबैजान, ये आ जाता है साउथ कॉकेसस में। जॉर्जिया आ जाता है हाफ हाफ नॉर्थ साउथ कॉकेसस में। और जो रशियन रिपब्लिक्स है कॉकेसस के, चेचेनिया आपने सुना होगा, दागिस्तान, ये आ जाते हैं नॉर्थ कॉकेसस में। तो इस रीजन से, और कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी पहले उनका रीजन आज के टाइम के चाइना का जो जिनजियांग रीजन है या फिर इनर मंगोलिया रीजन है, वहाँ कहीं से हुआ था ओरिजिनली। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग वहाँ से आए, वहाँ से ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के उस नॉर्दर्न पार्ट में रहे, और फिर वहाँ से होते हुए इंडिया है। सो फार स्किथियंस के बारे में ये थ्योरी है। अब जैसा कि हमने बताया, रिसर्च चल रही है, और ऑफ कोर्स ये एक ऐसा मसला है जिस पे कुछ भी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता जबकि प्रॉपर सबूत ना मिल जाए। तो जब प्रॉपर आ जाएंगे प्रूफ तो पता चल जाएगा। मेरे पास इतना ही है कहने के लिए। देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।